बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस ज़ात के नाम से जो नहायत ही मेहरबान। आप सब लोगों को मैं बायोलॉजी के सेकंड ऑनलाइन लेक्चर में वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 और उसके टॉपिक में शामिल है सेल ऑर्गेनेलिस। ये कोर्स की जो है वो आज की आउटलाइंस हैं। सेल ऑर्गेनेलिस में हम 4 ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करेंगे, जिनमें सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स शामिल हैं। अच्छा, अगर आप ये सिर्फ स्लाइड्स प्रिपेयर कर लें तो आप लोगों के ये तमाम टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। हर जो है वो टॉपिक के एंड पे मैंने एक क्विज रखा है, वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है जब आप इस टॉपिक जो है वो इनकी रीडिंग करेंगे अपनी बुक से। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल वॉल से। तो सेल वॉल जो है, इसके स्ट्रक्चर में आपने ये याद रखना है कि सेल वॉल जो है ये सेल के प्रोटोप्लाज्म जो है वहाँ से सिक्रीट होती है। जब आप इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके ओवरऑल जो है वो 3 लेयर्स में ये जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है ये सेलुलोज से मिलकर बनी है, पेक्टिन से और हेमीसेलुलोज से। सेलुलोज जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट है और इसका यहाँ पे मैंने जो ब्राउन कलर इस वजह से किया है कि आप याद रखें कि सेलुलोज जो है ये सेल वॉल के अंदर क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है, इसको जब आप सेल वॉल का स्ट्रक्चर खोलेंगे वहाँ पे आपको आपस में ना जो है वो बुनी हुई तारों की शक्ल में जो है वो एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। प्राइमरी वॉल के बाद जो है वो एक सेकेंडरी वॉल सेल वॉल के अंदर होती है, जो कि प्राइमरी वॉल के मुकाबले में थिक होती है और रिज्ड होती है, सख्त होती है। इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट्स पाए जाते हैं, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटन और लिग्नन। ये तमाम के तमाम जो है ये लिपिड्स वगैरह, ये आप लोगों ने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़े थे कि ये क्या चीज़ें हैं। तीसरी जो सेल वॉल की लेयर है उसका नाम होता है मिडल लेमिला, और ये मिडल लेमिला ये पहली लेयर है जो सेल वॉल एक सेल के गिर्द बनती है, तो ये सबसे पहले बनती है इन बिटवीन द 2 प्राइमरी वॉल्स। तो ये ओवरऑल आपने याद रखना है कि सेल वॉल की 3 लेयर्स हैं, दैट इज प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमिला। जब आप सेल वॉल के फंक्शंस की बात करेंगे तो सेल वॉल 2 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक तो इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड्स अ शेप टू द सेल, इसने ओवरऑल सेल की जो शेप है उसको डिटरमिन करना होता है। और दूसरा, ये आपके जो सेल है उसको ये सख्त रखती है, रिज रखती है, क्योंकि ये बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है और सेल जो है उसको ना तो ये फ्लैसिड होने देती, यानी चिपकने भी नहीं देती, और ना ही जो है वो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो फूलने देती है। तो इस तरह ये सेल को जो है वो रिज रखती है। ठीक है, ये सेल वॉल के ये वाली बातें अगर आप जहन में उतार लें तो ये सेल वॉल वाला टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, क्विज मैंने आपसे यहाँ पे ये पूछना है कि आपने मुझे ये बताना है कि डिफरेंट जो सेल वॉल्स हैं, लाइक प्लांट सेल वॉल है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किससे मिलकर बनी होती है, फंजाई की और बैक्टीरिया की। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई तवज्जो से ये लेक्चर सुनेगा तो उसको इसी में इस क्विज का जवाब भी मिल जाएगा। जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो कंपोज होती है सेलुलोज के ऊपर, जबकि फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटन पे मुश्तमिल होती है, और जब बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसे हम म्यूरिन का भी नाम देते हैं, वो उस पर मुश्तमिल होती है। तो ये सेल वॉल के बारे में बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है, यहाँ पहली लाइन में मैंने लिखा है कि अगर आप न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इन दोनों को मिला दें तो वो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। इसके बाद जो आपके साइटोप्लाज्म का सोलुबल पार्ट होता है उसका नाम हमने रखा हुआ है साइटोसोल। और अगर आप एक साइटोप्लाज्म को देखें, इसकी जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जिस तरह हमारे घरों के अंदर जो फर्श है, इसी तरह सेल के अंदर जो फर्श है जिसे हम ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म का नाम देंगे, उसमें 90% वाटर होता है। अब उसके अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। ट्रू सोल्यूशन आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जिस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़े हों उसे हम कहते हैं कोलाइडल। तो यहाँ पे भी ऐसी है कि जो सोल्यूशन है ये ट्रू सोल्यूशन भी हो सकता है जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाते हैं, और ये कोलाइडल सोल्यूशन भी हो सकता है
जो कि बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं। ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये आगे फिर दो तरह का होता है, सोल और जेल। ठीक है, ये सोल और जेल आपने देखना है कि जी सोल किसे कहते हैं और जेल कैसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये ना पता चले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है, इसके फंक्शंस, 3 फंक्शन आपने मेजर हैं वो आपने याद रखने, इसी तरह से आपने इनलिस्ट कर देने हैं। नंबर 1, ये वाइटल केमिकल्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, इसके अलावा और रेस्पिरेशन के प्रोसेस हैं, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। और इसके अंदर तमाम के तमाम सेल ऑर्गेनेली, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, जिस सेल ऑर्गेनेली का आप नाम आपके माइंड में आता है वो ले आए, तो वो सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपसे यहाँ पे क्विज जो है वो मैंने ये पूछना है, एक तो आपने प्रोटोप्लाज्म का याद रखना है कि प्रोटोप्लाज्म से क्या मुराद है, और दूसरा जो है वो आपने याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जिनके जो जिस मर्जी ऑर्गेनेली का नाम लें वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो हमारा सब टॉपिक आज है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आपने बाहर वाली मेम्ब्रेन पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल के दरमियान में होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म तक जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो है वो एक नालियों का निज़ाम होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अच्छा, ये नालियों का जो निज़ाम है, इसके अंदर जो मौजूद फ्लूइड है और जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद फ्लूइड है, इन दोनों को आपस में सेपरेट करने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 बेसिक टाइप्स हैं, एक हम कहते हैं RER। RER जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। वो राइबोसोम छोटे छोटे दानेदार अजनास होते हैं। जब वो दानेदार जो है वो चीज़ें इसके साथ अटैच होंगी तो इसकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो रफ हो जाएगी, इसलिए इसको हम कहते हैं रफ। और जब इसके साथ अटैच जो है वो राइबोसोम्स हैं तो डेफिनेटली फिर इनका फंक्शन क्या बन जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपने याद रखना है कि उनके 4 मेजर फंक्शन है। एक तो वो मेटाबॉलिज्म में मदद देते हैं, फिर वो जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, इसके अलावा ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, और इनका काम ये होता है कि ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट फराहम करते हैं, क्योंकि ये चैनल्स का नेटवर्क है, ओवरऑल सेल को जो कोलैप्स होने से बचाते हैं, उनकी शेप को मेंटेन रखते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बातें हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्विज के तौर पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है राइबोसोम्स। पैलेडे वो साइंटिस्ट है जिसने 1955 में राइबोसोम्स को डिस्कवर किया। ये 2 शक्लों में पाए जाते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री होते हैं या फिर ये RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। जिस तरह अभी पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा ना, रफ को रफ कहते ही इस वजह से हैं क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। फिर जब हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर 2 सब यूनिट 60S और 40S मिलकर बनाते हैं ATS, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो ATS नहीं होते बल्कि वो 60S होते हैं। S जो है ये स्वेटबर्ज यूनिट होता है जिसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ATS का मतलब है कि ये बड़े पार्टिकल्स हैं और इनको ATS की स्पीड के ऊपर आप घुमाएंगे तो ये सेडिमेंट्स बनाएंगे, जबकि 60S जो है वो 60 की स्पीड के ऊपर जब आप राइबोसोम्स को घुमाते हैं तो वो नीचे सेडिमेंट्स बना देते हैं। राइबोसोम्स का वो ग्रुप जो मैसेंजर RNA के साथ अटैच होता है उसे हम पोलीसोम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसके बाद आपने याद रखना है कि राइबोसोम्स की जो फैक्ट्री है उसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। क्विज के तौर पर आप ये याद रखिएगा कि जब ये राइबोसोम्स हैं ये खुद किस चीज़ की फैक्ट्री है, तो इसका जवाब ये है कि राइबोसोम्स खुद जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, और फिर आपने याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर खास तौर पर राइबोसोम्स होते हैं वो हमेशा जो है वो अटैच होते हैं आपके RNA के साथ, तो इसलिए हम उनको ना राइबो न्यूक्लियोसोम्स का भी नाम देते हैं। राइबो न्यूक्लियोसोम्स ये क्या होते हैं, ये भी आपका क्विज है, ये भी आपने जो है वो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। थैंक यू सो मच। अब आप लोग जो है वो इसको ज़रा अच्छी तरह से देखें कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें आप लोग। थैंक यू।